बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे राइटिंग के साथ मैं हूँ रेहान बसरा। 10th क्लास बिलखसूस और बिलअमूम तमाम स्टूडेंट्स मुतवज्जा हों अगर वो सीखना चाहते हैं ऐसे राइटिंग। आपको मालूम है कि जब आप अपनी एकेडमिक्स लाइफ के अंदर एंट्री लेते हैं केजी में या फर्स्ट ग्रेड में, तो आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। तो जब आप अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं तो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर फिर वर्ड्स बनाते हैं आप लोग। फिर वर्ड्स से फ्रेजेस, फिर फ्रेजेस से क्लॉजेस, और फिर क्लॉजेस से सेंटेंसेस, और फिर मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाकर आप पैराग्राफ बनाते हैं। और फिर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को मिला के आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे एक कंपोजिशन है जो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स का मजमूआ है। तो क्या आप इस काबिल हैं कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आप ऐसे राइटिंग आसानी से कर पाएँ? अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, ख़ुसूसन जो कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर 10th और इंटर को डील किया जाता है, वहाँ पर ऐसे राइटिंग को ऐसी दवाई के तौर पे समझा जाता है जो बच्चों की पहुँच से दूर रखी जाती है। लिखा होता है ना दवाई के ऊपर कि इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो मेरे ख्याल में जो ऐसे राइटिंग है वो कुछ इसी तरह ही है। और बच्चे जो 10th के यानी मैट्रिक और इंटर के बच्चे कुछ लंबे लंबे ऐसे रट के और उसको रॉट करके क्रैम करके वो, और 4-5 कोट्स ऐड करके वो ये समझते हैं कि जनाब उन्होंने बहुत बड़ा एक मार्का मारा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बिलखसूस उसातिज़ा जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो बच्चों को ऐसे राइटिंग का बेसिक नॉलेज तो कम से कम दें, और उन्हें बताएं कि कोटेशंस को किस तरीके से फिट किया जाता है। आपने कोई रेफरेंस देना, वो रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, ताकि बच्चे कल को आपको दुआ दें, ना कि बद्दुआ दें कि यार वो कैसे लोग थे जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि ये बेसिक लेवल है मैट्रिक, और इसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बारी आती है जहाँ पर ऐसे राइटिंग एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। तो सीएसएस के जो पेपर्स में ऐसे राइटिंग है वो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो बच्चे वहाँ पर प्रॉब्लम में रहते हैं। तो मैं ही समझता हूँ जो बच्चे 10th में अभी से अपना जहन बनाए हुए हैं कि उन्होंने सीएसएस और पीएमएस को डील करना है, अटेम्प्ट करना है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे राइटिंग को डे बाय डे पक्का पक्का करते रहें, ताकि आप अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है, जो ख्वाब है स्कूटर वाली गाड़ी का, या फिर सिक्योरिटी, और या फिर एक एक ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पे जो बड़ी इंस्पायरिंग हो, और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मान और गर्व करें, और आपको भी खुशी हो, और आपके पेरेंट्स वो चीज़ देख के वो भी एंजॉय करें। करना है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखने का अमल जो है वो जारी रखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और एक एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो मैं बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ ये बेसिक ही है। ये एक खाका है, और क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने ये नहीं समझना कि ऐसे राइटिंग ये पूरा है। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि देखिए ऐसे की जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरह होती है, लाइक दिस। ये ऐसे का चेहरा है, ये बॉडी है, और ये उसका टांगे हैं, मतलब बेस उसकी। तो इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये बॉडी है और ये कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल ऐसे का 10% होता है। बॉडी जो है वो 80% होती है, और कंक्लूजन भी जो है वो 10% होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हुक लगाते हैं, हुक। नंबर 2, फिर हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। फिर 3, कंट्रोलिंग आइडिया। और फिर नंबर 4, डिडक्टिव रीजनिंग। ये मैं समझा देता हूँ क्या है। बहरहाल ज़रूरत नहीं है 10th क्लास, परेशान नहीं होना। मैं कोई फ़िलासफ़ी नहीं आपको पढ़ाने जा रहा। फिर भी नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। डिडक्टिव रीजनिंग, देन 5 की पॉइंट्स, और नंबर 6 दैट इज़ थीसिस स्टेटमेंट या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आप अपने ऐसे में मेन आपका थीम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
यहाँ पर देखिए हुक। अच्छा, मैं डिडक्टिव रीजनिंग के खुसूसन जिक्र करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल, और इसका ये चीज़ वास्ट है और ये फिर नैरो डाउन होती जा रही है। ये असल में जर्नल चीज़ है, जर्नल गुफ्तगू है। और जर्नल गुफ्तगू कन्वर्ट हो जाती है जब एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का लास्ट या सेकंड लास्ट सेंटेंस होते हैं स्पेसिफिक में बदल जाती है। यानी इस चीज़ को ही हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं इसको कि तमाम जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये जनरल बात है, ह्यूमन बीइंग जो है वो मोर्टल है। मोर्टल मतलब फानी है, उनको फना होना है, मौत आती है। तो जॉय जो है वो भी कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। लिहाजा उसको भी क्या आएगी? जॉय भी क्या होगा? जॉय भी मोर्टल है, उसको भी मरना है। तो अपनी चीज़ देखी कि जर्नल बात करके मैंने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ ले आया। इसी को तो डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो अब आते हैं हुक के ऊपर। हुक असल में क्या होती है? हुक जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप मछली को पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जो फिशरमैन होते हैं वो मछली पकड़ने से पहले हुक लगाते हैं। हुक पे वो कोई चारा, कोई बेट लगाते हैं ताकि उनका जो शिकार है वो आसानी से ट्रैप हो सके, धोखा खा जाए और वो बिल्कुल इस तरह हुक्ड हो जाए और खींचा चला आए। यही चीज़ ऐसे राइटिंग में होती है कि आप अपना ऐसे ऐसी चीज़ से शुरू करें जो कि दूसरे के लिए, जो रीडर है वो आपका मछली है और आप फिशरमैन है। आपने उस मछली का, उस रीडर की अटेंशन को खींचना है, उसका शिकार करना है कि वो पड़े बगैर ना रह सके। तो हुक जो यूज़ की जाती है वो मुख्तलिफ होती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको लिख सकते हैं। हुक में जो पहली चीज़ आ सकती है वो कोई कुरानिक वर्स हो सकती है, या कोई हदीस भी हो सकती है, कोई बिब्लिकल रेफरेंस हो सकता है, बाइबल से बिब्लिकल रेफरेंस हो जाए, या फिर कोई हुक जो है वो स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टिक्स। या फिर हुक जो है ना, आप कोई फैक्ट्स लिख सकते हैं। या हुक जो है वो कोई रिसर्च हो सकती है। यहाँ कोई पोइट्री का, कोई एक पोइटिक वर्ड्स हो सकती है, पोइट्री हो सकती है वहाँ पर। या फिर आप कोई कोट लिख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, इवन के कोई अनेक्डोट या फिर चुटकुला सुना सकते हैं, कोई फनी सा कोई छोटा सा इवेंट जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हुक बहुत ज़्यादा होती हैं और आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना वो आप हुक को सिलेक्ट करें। फिर देखिए हर सेंटेंस का जो हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस उसके कहते हैं। उसको नॉर्मली टॉपिकलाइजेशन भी कहते हैं, इस टेक्निक को टॉपिकलाइजेशन। हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें टॉपिक का होना मस्ट है, ज़रूर है। तो आपने वो टॉपिक को डिस्कस करना है, यानी हुक लगा के फिर आपने टॉपिक को लिखना है। और फिर टॉपिक के बाद जो है वो कंट्रोलिंग आईडी है, कि आप का जो आईडी है वो असल में किस चीज़ पे, यानी टॉपिक है फ़र्ज़ करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो टॉपिक है उसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? तो अगर कंप्यूटर टॉपिक है तो उसका कंट्रोलिंग आइडिया है इंटरनेट का इस्तेमाल। तो इंटरनेट, आपने पूरे का पूरा जो अपना फोकस है वो कंप्यूटर के एक टॉपिक, जो टॉपिक कंप्यूटर है उसका जो कंट्रोलिंग आइडिया इंटरनेट है उसके ऊपर ही गुफ्तगू करना है। आपने इंटरनेट के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करना। इसको कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं। फिर ये डिडक्टिव रीजनिंग का मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि आप जर्नल बात करेंगे कंप्यूटर की और फिर स्पेसिफाई कर देंगे अपने टॉपिक के ऊपर। फिर की पॉइंट्स जो आपने, जो जितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, लाइक इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो एजुकेशन में, इंटरनेट का इस्तेमाल मतलब बिजनेस के अंदर, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ पर, तो ये ज़िंदगी को सहल कर रहा है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं। आप उन की पॉइंट्स की मेन हेडिंग जो है ना उसको एक सेंटेंस की शेप में लिखेंगे और एट द एंड आप फिर वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे। असल में आपका ऐसे अगर कंप्यूटर पे है तो कंप्यूटर के इंटरनेट का इस्तेमाल राइट और रॉन्ग किस अंदाज से कैसे, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप तीन पैराग्राफ्स बनाओगे, 1, 2 और 3। और सबके टॉपिक होंगे और सबकी सपोर्टिंग डिटेल होगी, डिटेल
नंबर वन, फिर टॉपिक, फिर डिटेल। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स और की पॉइंट्स यहाँ पर भी इस तरह। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल ओपोजिट है इंट्रोडक्शन के। जब इंट्रोडक्शन में जर्नल टू स्पेसिफिक बात हुई, सबसे पहले आपने जर्नल बात की कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक बहुत वास्ट एक फील्ड है और करते करते आप इंटरनेट पे आ गए। तो यहाँ पर आप क्या उलट है उसके, आप स्पेसिफिक, आप इंटरनेट की बात करते करते जनरल स्टेटमेंट पे आएंगे। इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जनरल स्टेटमेंट पे आएंगे कि कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है जी हमारी ज़िंदगी में। तो ये सारे का सारा तनाजुर है, ये सारे का सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का। और एक और बात कि खुदारा जब भी कोई चीज़ आपको बताई जाती है तो उसकी प्रैक्टिस किया करें। मिसाल के तौर पे आपको ऐसे है आया है माई ड्रीम, आपने टॉपिक लिखा सबसे ऊपर और टॉपिक के बाद आपने नीचे आउटलाइंस बनाई, आउटलाइंस का हेडिंग दी। आउटलाइंस बेसिकली मैप ऑफ द ऐसे, मैप ऑफ द ऐसे। तो इसमें सबसे पहले आउटलाइन बनाई आपने, इंट्रोडक्शन ये, और फिर एक दो तीन पैराग्राफ, और फिफ्थ आउटलाइन आपकी बन गई है कंक्लूजन। याद रखिएगा कि ऐसे की बेसिक डेफिनेशन के अंदर ऐसे 5 पैराग्राफ, मिनिमम 5 पैराग्राफ्स की एक कंपोजिशन है। अगर आप 4 पैराग्राफ लिखते हो ना तो वो ऐसे राइटिंग ऐसे की डेफिनेशन पे फॉल नहीं करता। तो यहाँ पर आप वो की पॉइंट्स जो ये वाले थे, यहाँ हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, तो वो उनकी हेडिंग आप मेन टॉपिक लिखोगे यहाँ पर। और फिर आप अपने 2 लाइनें छोड़ के कंक्लूजन से, तो फिर आप यहाँ से आप ऐसे शुरू करोगे और फिर चलते चले जाओगे। और ये वाली चीज़ आपको क्या बताएगी कि आपने अपना सफ़र जो है वो किस डायरेक्शन में देना है। चूँकि ये आप पहले डिसाइड कर लेते हो, तो लिहाजा जब ऐसे राइटिंग के दरमियान में अगर आप अपने टॉपिक से स्ट्रे होते हो, भटकते हो, तो ये जो मैप ऑफ द ऐसे है ये आपको डायरेक्शन के ऊपर ही रखता है। तो याद रखिए कि ऐसे राइटिंग के या इंग्लिश ऐसे राइटिंग के किसी भी पैराग्राफ के ऊपर टॉपिक नहीं लिखा जाता। मास वाई जब आप ऐसे शुरू करते हैं तो आउटलाइंस, ये सबसे स्टार्टिंग में ये हेडिंग्स होती हैं, की पॉइंट्स होते हैं, ताकि आप जो है आपको बिल्कुल आप अपने कंट्रोलिंग आइडिया को फोकस रखें और टू द पॉइंट लेके, ना कि इधर उधर हो जाए। अब आते हैं, बात करते हैं कोटेशंस की, या फिर कोई आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। इसका एक पूरे का पूरा तरीका है। आप सबसे पहले अपनी कोड को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द राइटर या फलां जो भी है, या फिर लिखा जा सकता है कि ही सेज, या फिर कहा जा सकता है द कुरान सेज, द कुरान सेज, कोमा। तो इसके बाद कोमा है और फिर आपकी कोड शुरू होती है यहाँ पर 6699 से, और ये लास्ट पे आप अपना रेफरेंस देते हो। तो ये फिट नहीं है कोड। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कोड को और रेफरेंस नहीं देंगे, तो आपकी कोटेशन जो है वो जस्ट एक फजूल सी बात है और आपने उसे अपने ऐसे के अंदर फिट ही नहीं किया। और याद रखिए, जब आप इन्वर्टेड कोमा डाल देते हो 6699 का, तो आपको डैट नहीं लिखना होता। तो आप अगर दैट लिखोगे तो वो इनडायरेक्ट में कर रहे हो आप। तो जब आपको कोई कोट का कोई वर्ड भूल जाए, मतलब आपने एक डेफिनेशन याद की थी या आपने कोई कोटेशन याद की थी, उसका एक दो लफ्ज़ आप भूल गए हो, तो आप अब क्या करोगे, अब आप इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाओगे कोट में, और उसकी जगह पे जब आप इंट्रोड्यूस करोगे लिखोगे ही सेज दैट, और बाकी कोटेशन को आप मार्कर कर दोगे। तो ये तरीका होता है कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का, ये आपको समझ आया होगा और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपको शौक़ हो कुछ और डिटेल में या डेप्थ में सीखने का, तो इंशाल्लाह मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए और मुझे बताइए, ज़रा फीडबैक दीजिए, ताकि मैं इस टॉपिक को डेप्थ में डिस्कस कर सकूं। फिर आगे फर्दर जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे इसको डिस्कस करूंगा, तो फिर मैं हुक को एक डिटेल में खुद प्रैक्टिकली यहाँ पर करके मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट 1 बाय 1 जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफिज़।